गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की कविता झांसी की रानी का पहला भाग पढ़ेंगे। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। कविता पढ़ने से पहले हम कवित्री का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। वे बचपन से ही काव्य रचना किया करती थी। उन्होंने कई बार स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया और इस कारण वो कई बार जेल भी गई। 1948 में एक सड़क दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो सर्वश्रेष्ठ कविता है वो है झांसी की रानी। ये इनकी बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है। इस कविता में कवित्री ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सर्वश्रेष्ठ वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा तब अस्त्र शस्त्रों से लैस लक्ष्मीबाई ने उनका डटकर सामना किया और अंग्रेजों के विरुद्ध तलवारें उठा ली। रानी ने अंग्रेजों को हरा भी दिया था, परंतु पीछे से अंग्रेजों की सेना के द्वारा फिर से रानी को घेर लिया गया। रानी ने फिर भी डटकर सामना किया और वहां से सुरक्षित निकल गई, परंतु उनका घोड़ा नया होने के कारण सामने जब एक नाला आ गया तो वो घोड़ा अड़ गया और आगे नहीं जा पाया। और उस समय पर अंग्रेजी सैनिकों ने रानी पर पीछे से वार कर दिया और रानी ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की इस कहानी को बुंदेलखंड के स्थानीय लोगों और वहां की एक गायक जाति हरबोलों के मुख से सुना है और उन्होंने इस कहानी को अपनी इस कविता के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया। अब हम कविता आरंभ करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भ्रकुटी तानना, भ्रकुटी तानने का अर्थ होता है क्रोध करना। बूढ़ा भारत अर्थात जर्जर और कमजोर भारत। नई जवानी आना अर्थात नया जोश भर जाना। फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज। 57 57 और बुंदेले और हरबोले, बुंदेले अर्थात बुंदेलखंड के स्थानीय नागरिक और हरबोला एक जाति होती है जो गाकर अपना जीवन यापन करती है। मर्दानी, मर्दानी का अर्थ होता है पुरुषों की सी, पुरुषों के जैसी। अब हम कविता का अर्थ देख लेते हैं। कविता में कवित्री ने स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहा है कि सन 1857 में अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन से और उनकी कूटनीति से अपने राज्यों को चिंता हुआ देखकर भारत के कई देसी राजाओं के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष जाग उठा था। उन्हें अंग्रेजों पर बहुत ही क्रोध आ गया था और ऐसा लग रहा था कि इतने वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार से जो भारत बहुत ही बूढ़ा अर्थात जर्जर और कमज़ोर हो उठा है, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जवानों का सा जोश भर गया है। सभी भारतीय गुमी हुई आज़ादी की कीमत को पहचान चुके थे। जो आज़ादी अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई थी, उस आज़ादी की कीमत को सभी भारतीय पहचान चुके थे और इसीलिए सबने अंग्रेजों को भारत से दूर करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मन में ठानने का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। और जो सन 57 में जो तलवारें अंग्रेजों के खिलाफ निकली थी, ये तलवारें कोई नई नहीं थी, ये तो बहुत पुरानी थी। कहने का तात्पर्य है कि जो वीरता की भावना थी वो लोगों में बहुत पहले से भरी हुई थी, ये तो सिर्फ जागी अभी थी। अर्थात 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शूरवीरों ने, जो वीर थे, उन्होंने अपनी तलवारें फिर से निकाल ली थी। और आगे कवित्री कहती है कि उन्होंने बुंदेलखंड के स्थानीय लोगों और हरबोलों के मुख से झांसी की रानी की वीरता की कहानी को सुना है और सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की भांति युद्ध भूमि में अंग्रेजों के समक्ष अपना पराक्रम दिखाया था। आगे कवित्री कहती हैं
कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पैराग्राफ में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का वर्णन किया है। उनके बाल्यकाल का चित्रण बहुत ही सुंदर किया है। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उन्होंने उसे अपनी मुंह बोली बहन बना रखा था और वो उसे उसके सुंदर रूप के कारण बड़े प्रेम से छबीली कहकर पुकारा करते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी, इकलौती एकमात्र संतान थी। वे नाना साहब के संग ही पढ़ती थी और नाना साहब के संग ही खेला करती थी। और बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये सब अस्त्र शस्त्रों के नाम हैं। वो उन्हें अपनी सहेली बनाकर उनके साथ खेला करती थी। कहने का तात्पर्य है कि वे अन्य सामान्य लड़कियों की भांति गुड्डे गुड़ियों से न खेलकर लड़के जिन शस्त्रों से खेला करते थे, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, उन्हें अपनी सहेली बनाकर उनके साथ खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही शिवाजी की गाथाएं याद थी। वे इन्हीं शौर्य गाथाओं को सुनते सुनते ही बड़ी हो रही थी। और कवित्री कहती हैं कि मैंने लक्ष्मीबाई की ये कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है और मैंने सुना है कि वे पुरुषों के समान शौर्य प्रदर्शन करती हुई अंग्रेजों के समक्ष लड़ी थी। आगे कवित्री कहती हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री यहाँ पर उनके बाल्यकाल के जो पसंदीदा खेल थे, जो उनके मनपसंद खेल थे और जो उनकी रुचियाँ थी, उनका वर्णन करते हुए कहती हैं कि लक्ष्मीबाई को किशोरावस्था में ही कभी तो लक्ष्मी के रूप में देखा जाता था, कभी दुर्गा के रूप में, और कभी कभी तो वो साक्षात वीरता का ही अवतार प्रतीत होती थी। कहने का तात्पर्य है कि कभी तो वे दुर्गा के रूप में और कभी वीरता के कार्य करते हुए वीरता के अवतार के रूप में लोगों को दिखाई दिया करती थी। वे तलवारों के बड़े ही सटीक प्रहार किया करती थी, तलवारबाजी बहुत सुंदर किया करती थी। और मराठे जो थे, उनके जो मराठे साथी थे, वो पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न होना। वे बड़े ही प्रसन्न होते थे उनके तलवारों के वारों को देख करके, और वो बड़े प्रसन्न होकर के उनके साथ में तलवारबाजी का अभ्यास किया करते थे। उसके अतिरिक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बाल्यकाल में क्या किया करती थी? वो नकली युद्ध किया करती थी, चक्रव्यूह की रचना किया करती थी और खूब शिकार खेला करती थी। सेनाओं को घेरने का कार्य करती थी, नकली दुर्ग बनाकर उन्हें तोड़ा करती थी, और यही उनके प्रिय खिलवाड़ अर्थात खेल हुआ करते थे। वो बचपन से ही नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, सेनाएं घेरना, नकली दुर्गों को तोड़ना, ये प्रिय खेल के रूप में खेला करती थी। महाराष्ट्र वासियों की कुलदेवी रणचंडी या भवानी जो लक्ष्मीबाई की भी आराध्य थी, वो उनकी भी आराधना किया करती थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं, मैंने बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह लक्ष्मीबाई की इस कहानी को सुना था और वो अंग्रेजों के समक्ष पुरुषों के समान अदम्य साहस दिखाते हुए लड़ी थी। जब लक्ष्मीबाई बड़ी हो गई और उनका विवाह करने का समय आया तो उनके इस विवाह का वर्णन कवित्री ने किया है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी आई वह झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं, झांसी की रानी बन गई थी जब लक्ष्मीबाई, उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि झांसी के राजा गंगाधर के साथ लक्ष्मीबाई की सगाई हुई तो ऐसा लग रहा था मानो
वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। यहाँ पर वीरता अर्थात लक्ष्मीबाई और वैभव अर्थात झांसी के राजा गंगाधर। यहाँ पर उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, तो उन्हें वैभव को गंगाधर का प्रतीक बता दिया गया है। और लक्ष्मीबाई के अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी, तो वीरता को लक्ष्मीबाई का प्रतीक बताया गया है। तो जब इन दोनों की सगाई हुई झांसी में, तो ऐसा लग रहा था कि वीरता और वैभव की सगाई हो गई हो। और फिर इनका ब्याह हुआ। ब्याह का अर्थ होता है विवाह। जब इनका विवाह हुआ तो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था या जो वास्तविक नाम था वो मणिकर्णिका था, और सभी उन्हें प्यार से मनु कहा करते थे। परंतु उस समय ये परंपरा हुआ करती थी कि विवाह के पश्चात लड़कियों का नाम बदल दिया जाता था, उन्हें दूसरा नाम दिया जाता था। और बहुत जगह पर भारत में आज भी ये परंपरा है कि विवाह के पश्चात लड़कियों का नाम बदला जाता है। तो उस समय जब मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था और वो रानी के रूप में झांसी आई, तो उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। तो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई। जब लक्ष्मीबाई झांसी के महल में आई तो राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी, अर्थात बधाई के गीत गाए जाने लगे और सारी झांसी में खुशियाँ छा गई। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी आई वह झांसी में। सुभट बुंदेलों, सुभट का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ योद्धाओं को सुभट कहा जाता है। सु मतलब श्रेष्ठ और भट्ट मतलब योद्धा। बुंदेले मतलब बुंदेलखंड के। और विरुदावली सी, विरुदावली का अर्थ होता है यशगान। जो वीर गाथा होती है उसे विरुदावली कहा जाता है। तो लक्ष्मीबाई जब झांसी में आई तो ऐसा लगा बुंदेलखंड के समस्त वीरों की वीर गाथाएं, समस्त वीरों की गाथाएं झांसी में आ गई हैं। अर्थात झांसी में जैसे कोई बुंदेलखंड के सभी वीर आ गए हों। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। कहते हैं कि गंगाधर के साथ में लक्ष्मीबाई का विवाह ऐसे था जैसे अर्जुन को चित्रांगदा मिल गई हो या शिव को पार्वती मिल गई हो। ऐसी ही प्रसन्नता झांसी के महाराज को लक्ष्मीबाई मिलने से हो रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि इस प्रकार मैंने ये कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि लक्ष्मीबाई जो थी वो पुरुषों के समान शौर्य रखते हुए अंग्रेजों के समक्ष लड़ी थी। यहाँ पर देखिए कि उत्प्रेक्षा, उपमा और अनुप्रास अलंकार जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वीरता की वैभव के साथ सगाई बताई गई है। ऐसा लगता था मानो वीरता के साथ में वैभव की सगाई हो गई हो। यहाँ पे सच में वीरता और वैभव की सगाई नहीं हुई है, ऐसा मान लिया गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सॉरी। उसके बाद देखिए लक्ष्मीबाई को ऐसा बताया गया है कि मानो वो वीर गाथाओं के समान झांसी में आई हो, तो विरुदावली सी इस जगह पर उपमा अलंकार है। उसके अलावा बजी बधाई, तो यहाँ पर ब और ब की आवृत्ति हो रही है। उसके अलावा देखिए आप वीरता में और वैभव में व और व की आवृत्ति हो रही है, तो इस जगह पर अनुप्रास अलंकार है। आगे कवित्री जो है वो कहती हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजाजी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री इस काव्यांश में लक्ष्मीबाई के विधवा हो जाने का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब लक्ष्मीबाई विवाह करके रानी के रूप में झांसी में आई तो सभी महलों में प्रसन्नता का उजाला छा गया। उदित हुआ सौभाग्य अर्थात झांसी का सौभाग्य उदय हो गया। और मुदित महलों में, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, महलों में प्रसन्नता छा गई। यहाँ पर महल कभी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मानविक अलंकार का प्रयोग करते हुए लिखा गया है, मुदित महलों में उजियाली छाई, अर्थात महलों में उजाला, प्रसन्नता रूपी उजाला छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काल गति समय की गति, समय का चक्र, किंतु समय का चक्र ऐसा घूमा कि चुपके चुपके चुपचाप ही न जाने कब महलों में काली घटा अर्थात संकट का समय आ गया।
कि वैसे तो महलों में रानी के जैसे ही वो रानी बनकर आई लक्ष्मीबाई तो सौभाग्य का उजाला छा गया, प्रसन्नता का उजाला छा गया, किंतु समय का चक्र ऐसा घूमा, समय का पहिया ऐसा घूमा कि महलों में संकट का समय कब आ गया ये पता ही नहीं चला। तीर चलाने वाले कर में, कर का अर्थ होता है हाथ, जिन हाथों ने शुरू से तीर चलाए थे उसमें चूड़ियाँ कब भाई, उसमें ईश्वर को, उसे का अर्थ होता है ईश्वर। यहाँ पर ईश्वर अर्थ नहीं है, उसे ईश्वर के लिए आया है कि ईश्वर को जिन हाथों ने शुरू से तीर चलाए थे उन हाथों में चूड़ियाँ भाई मतलब अच्छा लगना, उसे ईश्वर को उन हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी थी। रानी विधवा हुई हाय, रानी विधवा हो गई और विधि को भी दया नहीं आई। विधि अर्थात विधाता ईश्वर, ईश्वर को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, राजा की मृत्यु निसंतान ही हो गई और रानी शोक समानी थी, रानी जो थी वो शोक में डूब गई। फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि लक्ष्मीबाई के आगमन से झांसी के राजभवन में बहुत उजाला सा फैल गया था। लगता था कि अब झांसी के सौभाग्य का उदय हो गया है, परंतु समय चक्र ऐसा घूमा कि चुपके चुपके संकट की काली घटा कब महलों में आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि काल को, समय को रानी के तीर चलाने वाले हाथों में सौभाग्यवती स्त्री की सूचना देने वाली चूड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही थी, तभी तो उसने रानी को विधवा बनाकर उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी। असमय ही रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई और विधाता को भी ऐसा कठोर प्रहार करते हुए रानी पर दया नहीं आई। बिना संतान का मुख देखे ही राजा पर लोग सिधार गए और रानी जो थी वो शोक में डूब गई। कवित्री कहती हैं कि मैंने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह इस कहानी को सुना था कि लक्ष्मीबाई ने पुरुषों का सा साहस दिखाते हुए अंग्रेजों का सामना किया था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदे हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में कवित्री ने ये वर्णन किया है कि किस प्रकार से डलहौजी ने झांसी पर अधिकार कर लिया था। कवित्री कहती हैं कि जैसे ही डलहौजी उस समय अंग्रेजी शासकों में से एक था जो अंग्रेजों की नीतियां भारत में लागू करके भारत पर कब्जा कर रहा था। तो जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु का समाचार डलहौजी के पास पहुंचा तो झांसी के राजा के संतान रहित, संतानहीन ही मर जाने पर, झांसी के कुलदीपक बुझ जाने पर डलहौजी मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब यह समाचार डलहौजी के पास पहुंचा कि झांसी के राजा की निसंतान ही मृत्यु हो गई है, तब डलहौजी बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने ये बहुत अच्छा अवसर पाया झांसी पर अधिकार करने का। उसने तुरंत अपनी सेना, फौज मतलब सेना, फौरन फौज भेज, उसने तुरंत ही अपनी सेनाएं झांसी के किले पर भेजी और अपना झंडा फहरा दिया। और इस प्रकार जो झांसी लावारिस हो चुकी थी, जो झांसी जो थी वो वारिसहीन हो चुकी थी, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका उत्तराधिकारी खुद बनकर, वारिस मतलब उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज झांसी आ गया। और रानी, जिसका तो अभी शोक भी पूरा नहीं हुआ था, उस आंसुओं में डूबी हुई रानी ने देखा कि उसकी झांसी वीरानी हो गई है। वीरानी का अर्थ होता है पराई। वो बड़ी उदास हुई और उसने देखा कि मेरी झांसी जो है वो मेरे देखते देखते ही पराई हो गई है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कवित्री कहती है कि मैंने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वो खूब लड़ी अंग्रेजों के समक्ष, और वो कौन थी? वो रानी लक्ष्मीबाई थी। इस प्रकार से वापस से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि झांसी के राजा के संतानहीन ही मर जाने पर झांसी के राज्य का कुलदीपक बुझ गया था। सिंहासन खाली देखकर डलहौजी ने अपनी सेनाएं वहां भेज दी और झांसी के किले पर अंग्रेजी शासन का झंडा फहरा दिया। इस प्रकार उत्तराधिकारी बन चुके थे अंग्रेज झांसी के, और रानी जो थी वो शोक में डूबी हुई थी। उसने अपने आंखों के समक्ष ही अपनी झांसी को पराए हाथों में जाते हुए देखा था। अब हम प्रश्न उत्तरों की बात कर लेते हैं।
आपको करने हैं लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी, ये प्रश्न करना है। तो लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन से खेल खेलती थी? व्यूह रचना, किलों को घेरना, युद्ध करना, तलवारबाजी करना, बर्छी, ढाल, कटार आदि चलाना, शिकार खेलना, ये उसके प्रिय खेल हुआ करते थे। झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? झांसी के राजा के मरने पर डलहौजी मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भवानी थी, जो कि महाराष्ट्र के लोगों की भी आराध्य थी या कुल देवी थी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथाएं बचपन से ही याद थी। राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई थी? लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी आई थी तब राजभवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, परंतु समय चक्र ऐसा बदला कि राजभवन में दुख की काली घटा छा गई। झांसी के राजा का देहांत हो गया था और वे निसंतान ही मरे थे, इसलिए विधवा रानी शोक में डूब गई थी और इसी समय को कहा गया है कि राजभवन में शोक की काली घटा छा गई थी। अब निबंधात्मक प्रश्न देख लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो रानी का बचपन कानपुर के नाना साहब के साथ बीता था। नाना साहब उसे अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और उसे छबीली कहकर पुकारा करते थे। रानी को नाना साहब के साथ रहने के कारण बचपन से ही शस्त्रों से लगाव हो गया था। वे वीर शिवाजी की गाथाएं सुना करती थी, उन्हें जबानी याद थी सभी गाथाएं। बर्छी, ढाल, कटार आदि को वो अपनी सहेलियों की तरह सदा अपने साथ रखती थी और उनके साथ में खेला करती थी। सुंदरता और वीरता दोनों ही रानी में कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए कभी तो वो सुंदर होने के कारण लक्ष्मी का रूप लगती थी और कभी वो वीरता भरी होने के कारण दुर्गा का रूप दिखाई दिया करती थी। और वो बचपन से ही तलवारबाजी किया करती थी। उनके मराठा साथी उनके तलवारबाजी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही सैनिकों की गतिविधियों में बहुत ही आनंद आता था, इसलिए वो बचपन से नकली युद्ध किया करती थी, नकली चक्रव्यूह बनाया करती थी, शिकार खेलती थी, सेना घेरा करती थी, दुर्ग तोड़ा करती थी और इस तरह के उन्हें बचपन में वीरतापूर्ण कार्य के खेल बहुत ही पसंद थे। और उनके ये बचपन के कार्य ही उनके उज्जवल भविष्य की और उनके जो वीरतापूर्ण भविष्य था उसकी सूचना दे रहे थे। लेकिन कोई जानता नहीं था कि सच में एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बालिका आज बचपन में नकली युद्ध कर रही है, इसे कभी सच में शत्रुओं से वास्तविक युद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की गतिविधियों का वर्णन आपको करना है। यहाँ मैं आपको अलंकार बताने वाली थी। अलंकार देखिए, इस वाले पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा अवसर, अ और अ की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। फौरन, फौज, वापस से अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है। और लावारिस का वारिस बनकर यमक अलंकार है। इस जगह पर जब एक ही शब्द की आवृत्ति वापस होती है, कुछ शब्दांश के साथ भी हो जाती है कभी कभी आवृत्ति, और मतलब बिल्कुल बदल जाता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लावारिस का अर्थ होता है वारिसहीन और वारिस अर्थात उत्तराधिकारी। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए चुपके चुपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, किंतु काल, गति, क और क की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। घटा घेर लाई, तो घ और घ की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से कविता में कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएगा। सारी कविता वीर रस से भरी हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, तुकांत कविता है और वीर रस है इसके अंदर। तो आपको इस कविता का एक तो कविता की व्याख्या लिखनी है, एक आपको जो मैंने प्रश्न आपको दिए हैं सारे प्रश्न आपको हल करने हैं और उसके बाद आपको ये सारा काम मुझे मेरे नंबर पर सेंड कर देना है। जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे वो आप छोड़ सकते हैं, वो हम विद्यालय खुलने पर फिर से समझेंगे और वापस करेंगे। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।